And they want to control us just like a dictator. नेपाल एक ऐसा देश जिसने लोकतंत्र की लड़ाई में कई बार खून बहाया है, लेकिन आज की तस्वीर कहीं ज्यादा भयावह है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। संसद भवन जल चुका है, मंत्रियों के घर धधक रही आग में राख हो चुके हैं और सड़क पर वही आवाज गूंज रही है जो हर तानाशाही, हर भ्रष्ट व्यवस्था को चुनौती देती है। हमें जवाब चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल किस राह में बढ़ रहा है? क्या यह आंदोलन केवल ओली सरकार को गिराने तक सीमित रहेगा या यह एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत है? सबसे पहले चलते हैं उस चिंगारी तक जिसने पूरे नेपाल को झकझोर दिया। 8 सितंबर का दिन, पुलिस की गोलीबारी में 19 छात्रों की मौत। ये मौतें अचानक नहीं थी। पिछले कई महीनों से गुस्सा सड़कों पर था। बेरोजगारी, महंगाई, नेताओं की ऐशो आराम की जिंदगी और जनता की बदहाली। लेकिन जब छात्रों की लाशें गिरने लगी तब यहां आंदोलन विद्रोह में बदल गया। संसद भवन पर कब्जा और आगजनी, सेना के हेलीकॉप्टर से मंत्रियों की निकासी, यह बताता है कि हालात काबू से कितने बाहर हो चुके हैं। लेकिन क्या सिर्फ गोलीबारी ने यह आग भड़काई? नहीं, असली गुस्सा उस फैसले से पैदा हुआ जब सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब बंद। सरकार ने सोचा कि आवाज दब जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। युवाओं ने कहा, सोशल मीडिया बंद नहीं, भ्रष्टाचार बंद कीजिए। यहीं से आंदोलन को नई ऊर्जा मिली, क्योंकि जनरेशन जेड जो ऑनलाइन पैदा हुई और पली है, उसकी ताकत सोशल मीडिया है। और जब वही छीनी गई तो यह लड़ाई और जिद्दी हो गई। इस आग को हवा दी नेपो किड कैंपेन ने। नेपाल के युवाओं ने नेताओं के बेटे और बेटियों की शानो शौकत को निशाना बनाया। आलीशान गाड़ियों, विदेशों की पार्टियों और महंगी ब्रांडेड लाइफस्टाइल के खिलाफ #नेपो किड्स कैंपेन ट्रेड करने लगा। संदेश साफ था, नेताओं के बच्चे ऐश करें और जनता अपने बच्चों की लाश उठाए। यह अब बर्दाश्त नहीं होगा। यह केवल राजनीतिक विद्रोह नहीं था, यह उस पीढ़ी का गुस्सा था जिसने कभी राजशाही के पतन को नहीं देखा, लेकिन अब लोकतंत्र की असफलता को अपनी आंखों से देख रही है। यहां तुलना जरूरी है। नेपाल का विद्रोह बांग्लादेश और इंडोनेशिया के हालिया आंदोलनों से जोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में कोटा रिफॉर्म आंदोलन, जहां युवाओं ने पेंशन और सरकारी नौकरियों में असमानता के खिलाफ बगावत की। इंडोनेशिया में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन, जिसने संसद को हिलाकर रख दिया। तीनों जगह कहानी एक जैसी है। भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और नेताओं की जनता से दूरी। फर्क सिर्फ इतना है कि नेपाल की जमीन छोटी है, लेकिन आग बहुत बड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या? ओली का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन नेपाल को अंतरिम सरकार चाहिए। और इसी बीच एक नाम सबसे आगे निकलकर आया है, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह। युवा चेहरा, सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय और जनता से सीधे संवाद करने वाले नेता। यही वजह है कि आज कई लोग कह रहे हैं, शायद नेपाल अब पुराने नेताओं के नहीं बल्कि नए चेहरों के हाथ में जाएगा। लेकिन यह आंदोलन केवल नेपाल तक सीमित नहीं है, यह भारत के लिए भी चेतावनी है। क्योंकि नेपाल की लड़ाई केवल भ्रष्टाचार या बेरोजगार की नहीं है, यह जवाबदेही और पारदर्शिता की लड़ाई है। भारत में भी युवा बेरोजगारी, महंगाई और नेताओं की ऐशो आराम की जिंदगी को देखते हैं, सवाल उठाते हैं। और यह विद्रोह हमें याद दिलाता है कि जब युवाओं का गुस्सा फूटता है तो संसद भवन से लेकर सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी तक हिल सकती है। नेपाल का यह जन विद्रोह केवल ओली सरकार का अंत नहीं है, यह जनरेशन जेड का
पहला बड़ा राजनीतिक विद्रोह है। वह पीढ़ी जो लोकतंत्र को सिर्फ वोटिंग मशीन से नहीं बल्कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स और सड़क के नारों से परिभाषित करती है। इतिहास में यह आंदोलन दर्ज होगा क्योंकि यह सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं बल्कि एक नई राजनीति की मांग है। अब देखना यह है कि नेपाल का भविष्य किस दिशा में जाता है। क्या यह आंदोलन एक स्थिर लोकतंत्र को जन्म देगा या अराजकता में फिसल जाएगा? एक बात तय है, नेपाल ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि जब जनता खामोश नहीं रहती तो कोई सत्ता टिक नहीं सकती। यह थी नेपाल की कहानी। आग में जलता संसद भवन, इस्तीफा देते प्रधानमंत्री और उठती एक नई उम्मीद। लेकिन असली सवाल है, क्या यह क्रांति नेपाल को नई रोशनी देगी या एक और अंधेरे दौर की शुरुआत करेगी? देश दुनिया की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, यानी अखंड भारत 360 के साथ। धन्यवाद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।